बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है उसका सलूशन शेयर करने जा रहा हूँ कि जी इस न्यूमेरिकल को हमने किस तरीके से सोल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट। कि सबसे पहले आप लोगों से शेयर किया हुआ है, हम चूँकि यहाँ पर भी हमें सेल्स की या हम सप्लाईज़ की एक से ज़्यादा टाइप दी गई है, इसलिए हम यहाँ भी सबसे पहले अपनी आउटपुट मालूम करेंगे। बेसिकली आउटपुट मालूम करने की वजूहात ये होती हैं कि हम टैक्सेबल को अलग करते हैं और ज़ीरो रेटेड को अलग करते हैं और एग्ज़ाम सप्लाईज़ को अलग करते हैं। ये हमारा काम होता है। तो करते हैं जी, आज सोल्व करते हैं इसको। आउटपुट जो है जो कितनी है, ये हेडिंग होगी हमारी और इसके अंदर हम लिखेंगे टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन $35 लाख को ये दी गई है 35 लाख। इसी तरह हमारे पास आ जाएगी सप्लाई टू नीडी पर्सन अब बात है कि हमने नीडी पर्सन को चीज़ सेल की है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं आए। तो हमने इसका नीडी पर्सन की जो अमाउंट है वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। उसे हमने सेल कर दी है, टैक्सेबल सप्लाई जो थी उसे दे दी है। अब टैक्सेबल सप्लाई %20 नॉर्मल प्रैक्टिस। अब ये बात है कि 20% नॉर्मल प्रैक्टिस है। इसका मतलब ये होता है कि हमने ये जो 20% डिस्काउंट है वो किसी भी जो भी बंदा हमसे परचेज़ करेगा उसे हम 20% डिस्काउंट पे चीज़ देंगे। ये सबके लिए है। तो फिर हमने एज इट इज़ की अमाउंट लिख देनी है। मतलब 20% डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट दी गई है ये हमारी लिस्ट प्राइस का 80% है। 20% तो डिस्काउंट दे दिया। अगर ये नॉर्मल प्रैक्टिस ना होती तो फिर 100% लिस्ट प्राइस मालूम करके वो लिखते। अब चूँकि हमारे पास ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस नॉर्मल रूटीन वर्क है इसका कि हमने 20% डिस्काउंट हर बंदे को देते हैं, लिहाजा यहाँ पर भी हम उसे एज इट इज़ अमाउंट लिखेंगे फिर। और वो कितनी है जी, 1,25,000। टैक्सेबल सप्लाई टू एसोसिएट पर्सन आ जाएगा। एसोसिएटेड पर्सन जो होते हैं ये ऐसे पर्सन है जी, वो पार्टीज़ वो कंपनीज जो इंटरलिंक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ किसी चीज़ का सेल या परचेज़ करने के लिहाज से। तो वो इंटरलिंक उन्होंने आपस में एग्रीमेंट्स किए होते हैं, तो उसे हम कहते हैं एसोसिएटेड पर्सनस। तो उसको चीज़ सेल की है हमने कितने की जी, 1,30,000 की। एक्चुअल उसका मार्केट प्राइस है 170। तो बेटा ये अपने बंदे को उसने एसोसिएटेड पर्सन को कम प्राइस पे लिखा है ना, दिया है ना चीज़। तो आप ये मखसूस डिस्काउंट है, हर एक के लिए नहीं है बल्कि एसोसिएट कंपनीज के लिए था। तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे जी, टोटल जो है हमारे पास मार्केट प्राइस वो लिखेंगे, ना कि इसका एक्चुअल सेल प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या था हमारा 1,70,000। तो यहाँ पे हमने 1,70,000 लिखना है। ये 130 जो है आपको दिया गया ये नहीं लिखेंगे,
क्योंकि स्पेशल पर्सन को डिस्काउंट दिया गया है, ये सबके लिए नहीं है। यहाँ पे देखे 20% था, वो सबके लिए था, तो हमने उसका 80% लिखा था। लेकिन यहाँ पर क्या बात है कि वो सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ एसोसिएटेड पर्सन के लिए है। लिहाजा इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल जो उसका सेलिंग प्राइस होता है, मार्केट प्राइस होता है, वो लिखते हैं यहाँ पे। उसके बाद एडवांस पेमेंट रिसीव्ड, in respect of taxable supplies। तो ये हमारी 4 लाख की, इससे एज इट इज लिखेंगे कि हमने टैक्सेबल सप्लाई करनी है, तो उस बंदे ने हमें एडवांस में पैसे दे दिए हैं जी 4 लाख रुपए। फिर है जी इसके बाद गुड्स प्लेज विद द बैंक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये चीज़ जो बैंक के पास हमने चीज़ें रखवाई थी, स्टॉक रखवा दिया और उसके एवज़ हमने अपना कर्ज ले लिया है। तो कर्ज लिया था हमने उससे बैंक से, तो वो चीज़ें बेच दी बैंक ने, हम कर्जा वापस नहीं कर सके, तो वो चीज़ बैंक ने बेच दी है। तो अब क्या है कि एक्चुअली वो बिकी कितने की हैं, 2,50,000 को, और जो डेट था, अब वो एक्चुअल जितने की चीज़ें बिकी हैं 2,50,000 की बेची है किसी बैंक ने, मगर उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो मार्केट प्राइस है वो 2,60,000 है, ये मेंशन किया गया है। तो बेटा आप यहाँ पे उतना ही लिखेंगे 2,60,000 जो मार्केट प्राइस है वो हमने यहाँ पे लिखना है, दूसरा नहीं लिखना। तो आप ये जो है ना स्पेलिंग ये यहाँ पे शो भी नहीं करेंगे आंसर में, ये नहीं लिखेंगे, बाकी लिखें इसे एज इट इज़ वैसे लिख देंगे 2,60,000 लिख देंगे जी इसका से। इसके बाद फ्री सैंपल है जी हमारे यहाँ तक टैक्सेबल सप्लाई जितनी भी हैं जिस पे टोटली वो टैक्सेबल है अमाउंट, वो टोटल यहाँ पे आउटपुट बन जाती है। तो इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 46,35,000 रुपीज़, 46,35,000 रुपीज़। इसके बाद हमें वो देता है जी फ्री सैंपल। फ्री सैंपल होता है कि लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया अपने प्रोडक्ट का फ्रीली, ताकि लोग हमारी चीज़ को इस्तेमाल करें, जब उन्हें पसंद आ जाए इस्तेमाल करने के बाद तो वो फिर हमसे परचेजिंग करेंगे। तो फ्री सैंपल जो दिया है वो बेसिकली हमारी एग्जाम्प्ट सप्लाई होती है। तो उसकी अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर हम, वो कितनी दी गई है जी हमें 1,50,000। फिर हमें दिया एक्सपोर्ट सेल्स, वो दिया जी 1,60,000। टोटल
आउटपुट, यदि टोटल आउटपुट जो है हमारी यहाँ पे टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट और हमारी ज़ीरो रेटेड सप्लाई की टोटल आउटपुट बन जाती है 49 लाख एंड 45,000 रुपीज़। 49 लाख एंड 45,000 रुपीज़ ये टोटल हमारे पास हमारी आउटपुट तैयार होगी। यहाँ तक कोई हमने अपनी आउटपुट तैयार कर ली है। अब हम इसके बाद अपनी मालूम करेंगे जी, इसके ऊपर इनपुट टैक्स के अपोर्शनमेंट करेंगे। इनपुट टैक्स की तरह है उसके अपोर्शनमेंट करेंगे, फिर बाकी हम बात करेंगे। अब हमारे पास जो आउटपुट है वो हमें मालूम होगी टोटल, उसके हमने डिवीजन कर ली। अब इसके बाद हमने अपोर्शनमेंट करना है, इनपुट टैक्स जो कैलकुलेट करना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अपोर्शनमेंट से पहले एडजस्टमेंट करनी है, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। तो हेडिंग है हमारी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। मतलब यहाँ पे हम इनपुट टैक्स निकालेंगे कि कितना इनपुट टैक्स हमारे लिए हमें अलाउ है और किन किन आइटम पे अलाउ है और कितना अलाउ नहीं है, वो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं हमारी परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन है। दो कॉलम बनते हैं हमारे पास। तो रजिस्टर्ड पर्सन से अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स इनवॉइस अवेलेबल 5 लाख, जबकि एक्चुअल हमें उसने 7 लाख दी है। तो कि हमने रजिस्टर्ड पर्सन से 7 लाख की परचेजेस की हैं, लेकिन जो सबूत है ना हमारे पास परचेजेस का, जो उसकी इनवॉइसेस हैं वो सिर्फ 5 लाख की हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपकी जितनी मर्जी अमाउंट लिख दें, हम उसको फॉलो नहीं करते, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपके पास सबूत कितनी अमाउंट का है। तो सबूत सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो हो गया वो ये जो है 5 लाख का टैक्स इनवॉइस होगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ टैक्स हमें अलाउ होगा 5 लाख के ऊपर, जितने की टैक्स इनवॉइसेस अवेलेबल हैं हमको। तो लिखेंगे जी उसकी अमाउंट कितनी है, 5 लाख। इसका कितना जी 17%, 17% इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो वो अमाउंट बनती है जी 85,000 रुपीज़। इसके ऊपर इनपुट टैक्स टोटल जो हमने पे किया हुआ है वो 85,000 रुपीज़ है। इसके बाद आता है जी परचेज ऑफ पर्सन रॉ मटेरियल, इसको भी छोड़ देंगे, ये इंपॉर्टेंट गुड्स पे आएंगे। गुड्स इंपोर्ट की हैं, कितने की जी 2 लाख की। इसका भी हम 17% कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 34,000 रुपीज़। ये तीन इनके 34,000 रुपीज़ आ गया। इसके बाद हमारे पास परचेज ऑफ गिफ्ट आइटम्स, फॉर कस्टमर,
ये बेटा हम इनर कॉलम में लिख देंगे जी, इस पर कोई टैक्स नहीं होता हमारे पास, तो मेन कॉलम में ये नहीं जाएगा। अब रह गई हमारे पास ये दो आइटम्स, हमने इसको देखना है। तो पहले तो हम अपना टोटल इनपुट ऐड कर लेंगे जी। कितना बन रहा है हमारे पास टोटल इनपुट टैक्स? 1,19,000। इनपुट टैक्स ये हमारा रेगुलर आइटम सेल प्राइस के ऊपर आ गया है। रेगुलर सेल प्राइस, जो गुड्स हम सेल करते हैं, तो वो वाली टैक्सेबल प्राइस जो परचेज की है हमने आइटम्स, उसके ऊपर जो हमारा इनपुट टैक्स है वो जा ये बनता था। इसके अलावा हमारे पास एक जो चीज़ आती है वो है जी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो परचेज़ किया है तो इसकी एडजस्टमेंट भी हम इससे अलग करेंगे। उसकी वजह क्या है कि उस पर भी वो देखें, उन्होंने लिखा हुआ है जी रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल यूज इन टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज। टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट, जबकि जब ये वर्ड आ जाए कि रॉ मटेरियल टैक्सेबल एग्जाम्प्ट सप्लाई में यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब कि ये जो इनपुट टैक्स जो रेगुलर गुड्स हमने सेल की हैं, इसमें एग्जाम्प्ट सप्लाई वाला इनपुट टैक्स शामिल नहीं है। मतलब कि ये गुड्स, पहले भी हम सवाल करते हैं तो जो इनपुट टैक्स मालूम करते हैं, इसमें एग्जाम्प्ट, जीरो रेटेड और टैक्सेबल तीनों शामिल होते हैं गुड्स का। लेकिन जब भी आपको ये स्टेटमेंट आ जाए रॉ मटेरियल परचेज फॉर एग्जाम्प्ट टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज, जब रॉ मटेरियल के साथ टैक्सेबल एग्जाम्प्ट सप्लाई का वर्ड लग जाए, तो इसका मतलब कि ये जो गुड्स थी, इन पे होने वाला इनपुट जो था, ये एग्जाम्प्ट सप्लाईज के ऊपर वाला शामिल नहीं है इसके अंदर। मतलब इनमें एग्जाम्प्ट सप्लाई शामिल नहीं है, इसलिए हम इसको अलग और रॉ मटेरियल की अमाउंट ट्रीटमेंट अलग से करेंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट सप्लाईज। तो ये देखिए आपके पास वो कितना बनता है जी, $1,80,000 17%, 17% है। इस पे भी हमारा टैक्स हमारा 17% ही है, बस ये एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल भी है इसमें शामिल है। तो हम इसे लिख लेंगे, वो जी हमारे पास आ जाता है 30,000 रुपीज़। अब हमारे दो तरह के इनपुट टैक्स बन गए, एक रेगुलर आइटम के ऊपर जो टैक्सेबल है, और एक हमारे पास रॉ मटेरियल के ऊपर। अब इसके बाद लास्ट आइटम आती है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन एक्विजिशन ऑफ द फिक्स एसेट फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। ये भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है कि नॉन रजिस्टर्ड बंदे से जब चीज़ परचेज करेंगे तो बेटा उस केस के अंदर हमें इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होता। तो जितना भी ख़रीदा हमने, इसे इनर कॉलम में उसकी सेल की अमाउंट लिखकर मेन कॉलम में कुछ नहीं जाएगा। और ये हमारी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे पास अगली जो स्टेज आती है वो है अपॉर्शनमेंट। ऑफ इनपुट टैक्स। ये जो इनपुट टैक्स निकाले हैं इनके हमने अपॉर्शनमेंट करनी है। तो अपॉर्शनमेंट भी उसी तरह, सबसे पहले आपको मैंने बताया हुआ है, हम क्या लिखते हैं जी यहाँ पर, टर्नओवर मतलब सेल, और फिर हमारे पास आता है जी इनपुट टैक्स रेगुलर
और इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल। इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल इसके ऊपर आएगा हमारे पास। अब यहां पे लिखेंगे हम लोग टैक्सेबल एग्जाम की जहां पे हमने वही फ्री सैंपल है और जीरो ट्रेड के लिए एक्सपोर्ट सेल है। अब इनके हम आउटपुट लिखते जाएंगे। वो हमने कैलकुलेट की थी कि इसकी आउटपुट जो बनी थी टैक्सेबल की जो थी वो हमारे पास बनी थी 46,35,000 रुपीज़, जबकि फ्री सैंपल हमारे पास 1,50,000 के थे और ये 1,60,000 के हमारे पास टोटल जीरो ट्रेड सप्लाई थी, से एक्सपोर्ट सेल का हमने नाम दिया, तो टोटल बन गई थी 49,45,000 रुपीज़। ये इनपुट टैक्स हम यहाँ पे टोटल यह लिख लेंगे। और इसकी जहाँ पे हम ये 30,000 लिख लेंगे। यहाँ मैं आपसे शेयर करता जाऊँ बेटा, मैंने आपको फॉर्मूला जो है वो सिखाया हुआ है कि इनपुट टैक्स ये यहाँ नहीं, पहले लिखेंगे सप्लाई फर्स्ट करें टैक्सेबल सप्लाई था डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू इनपुट टैक्स, फिर है जी एग्जैम्प्ट सप्लाईज डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू इनपुट टैक्स और ज़ीरो रेटेड सप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू इनपुट टैक्स। अब ये फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए हैं कि टोटल सप्लाई जितनी भी है टैक्सेबल, सपोज कि हमने इसका निकालना है, इसको टोटल पे डिवाइड मल्टीप्लाई बाय इनपुट टैक्स, इसको टोटल पे डिवाइड मल्टीप्लाई बाय इनपुट टैक्स, इसको टोटल पे डिवाइड मल्टीप्लाई बाय इनपुट टैक्स, जो पहले आप क्वेश्चंस के अंदर करते आ रहे हैं वो करना हमने। अच्छा, यहाँ पे जो इनपुट टैक्स है ना ये वाला, जब ये स्टेटमेंट आ जाती है कि रॉ मटेरियल परचेज यूज्ड इन टैक्सेबल इन एग्जाम्प्ट सप्लाईज, ये जो लाइन है ना हमें जो ये बताती है कि ये इनपुट टैक्स जो है ये टैक्सेबल एग्जाम्प्ट सप्लाईज के ऊपर यूज़ नहीं हुआ, मतलब इसमें एग्जाम्प्ट सप्लाई वाली शामिल नहीं है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग फिर क्या करेंगे, इसे निकाल देंगे सिर्फ इस केस में, यानी कि फ्री सैंपल वाले ये हमने नहीं लेना। इसका मतलब ये इनपुट टैक्स सिर्फ इसके और इसके दरमियान, इन दो के दरमियान डिवाइड होगा, इसमें नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये फ्री सैंपल एग्जाम सप्लाईज है, इसके लिए रॉ मटेरियल था। तो हम क्या करेंगे, आप इसकी टोटल आउटपुट भी ये नहीं रहेगी, टोटल आउटपुट ये आ जाएगी 46,35,000 रुपीज़ प्लस 1,60,000। इसको एडअप करेंगे तो 47 लाख एंड 95,000 रुपीज़। बेटा ये 1,19,000 रुपीज़ जो है इसको तकसीम करने के लिए हमारे पास टोटल आउटपुट ये लेनी है, ये वाली नहीं लेनी, जबकि बाकी रॉ मटेरियल के लिए ये तीनों लेनी है एज इट इज़ जो पहले आप कर रहे हैं कि इसको इसमें टोटल ले लेंगे रॉ मटेरियल के लिए,
लेकिन सिर्फ इसके लिए एग्जाम को छोड़ देना, बाकी हमने ले लेनी है। तो इस फॉर्मूले से जो कैलकुलेट होगा वो हमारा 1,15,029 1,15,029 रुपीज़ ये आ जाएगा इसका, और 3,971 रुपीज़ ये आ जाएगा जी इसका एक्सपोर्ट ज़ीरो रेटेड का। जबकि रॉ मटेरियल को जब हम डिवाइड करें फिर वो एज इट इज़ चलेगा हमारा, इसको इस पर डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 30,000, इसको इस पर डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 30,000, जो डिवीजन आएगी वो 28,682 पहला आ जाएगा। दूसरे पे जो एग्जाम पे आएगा 928 रुपीज़ आ जाएगा, और 990 रुपीज़ इसका आ जाएगा जी हमारे पास। तो इस तरह से हमने डिवीजन करके देख ली कि जब भी रॉ मटेरियल आएगा उसके साथ ये लिखा होगा कि यूज़ फॉर टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाईज, देन बेटा रेगुलर इनपुट टैक्स को डिवाइड करते वक्त हमने एक्सपोर्ट एग्जाम सप्लाईज नहीं लेनी, सिर्फ इन दो में डिवाइड करना है उसको, तो फिर इसकी टोटल आउटपुट भी चेंज हो जाएगी। अच्छा इसमें क्या है, इसमें आपने एज इट इज़ पहले वाला कि एग्जाम भी है, टैक्सेबल भी, ज़ीरो रेटेड, सारी सप्लाईज के दरमियान से तकसीम करना है। तो यहाँ तक ये हमारी अपोर्शनमेंट होगी। अब हमारी लास्ट स्टेज जो चौथी स्टेज है उसमें हमने वो बेसिकली जिसके लिए हमने ये किया सारा काम कि टैक्स लायबिलिटी मालूम करना है कि अभी हमने टैक्स कितना पे करना है, तो वो देखते हैं। अब जी हम करेंगे सेल टैक्स लायबिलिटी, हमारी लास्ट स्टेज। सेल टैक्स लायबिलिटी मतलब कि हमने वो अमाउंट मालूम करनी है जिस पर सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है, यानी कि सेल टैक्स की अमाउंट मालूम करनी है हमने। तो सबसे पहले आउटपुट टैक्स आता है हमारा इसके अंदर, तो इसमें आउटपुट टैक्स के अंदर टैक्सेबल सप्लाई जो है वो हमने लेनी होती है। तो टैक्सेबल सप्लाई हमारे पास थी 46,35,000 रुपीज़, 46,35,000 रुपीज़ एट 17%, इसके ऊपर हमने 17% टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। तो वो हमारा बनता है 7,87,950। ₹7,87,950 ये हमारा आउटपुट टैक्स बन जाता है इसके ऊपर। फिर हमने लेस करने हैं इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। अभी आप उससे देखें इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट जो हमने की थी, इनपुट टैक्स जो था हमारा, अब यहाँ पर हमने एग्जैम्प्ट और रेगुलर आइटम वाले दोनों जो निकाले थे अपनी लास्ट स्टेज के अंदर, उससे हमने ऐड अप कर लेना है। तो वो बनता था 1,15,029, 1,15,029 ये रेगुलर आइटम पे निकला था, और एग्जाम्स रॉ मटेरियल के ऊपर जो था हमारा वो था 28,682।
तो दोनों को एडअप करेंगे, जमा करेंगे तो हमारे पास 1,43,711 रुपीज़ आता है। ये हमारा इनपुट टैक्स है। अब हमारा कानून 8B1 का जो रूल है, वो सेक्शन जो है वो ये बताता है कि हमारा इनपुट टैक्स जो ये वाला है इस आउटपुट टैक्स के 90% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इसका 90% कैलकुलेट करेंगे। अब 90% ऑफ वो कितना है जी, 7,87,950। इसका 90% अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास बनता है टोटल 9,155। अब आप देखें हमारा जो इनपुट टैक्स है वो उस आउटपुट टैक्स के 90%, ये हमने कैलकुलेट, ये इनपुट टैक्स इस 90% से कम है और कम होना चाहिए। अगर कम नहीं है, ये इनपुट टैक्स ज़्यादा होता तो फिर हम सिर्फ इतना अलाउ होता हमें। अब चूंकि हमारा इनपुट टैक्स इस आउटपुट टैक्स इस लिमिट के अंदर अंदर है, अब हमें ये अलाउ है, तो अब हम ये माइनस कर लेंगे 1,43,711, ये हम माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारे पास आता है 6,44,239, 6,44,239 रुपीज़। ये हमारे पास जो आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, विदहोल्डिंग टैक्स हमारे पास आता है एज विदहोल्डिंग टैक्स। ये मैंने आपको बताया था कि जब हम परचेज करते हैं नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से, तो हमने ख़रीदा हुआ फिक्स एसेट नॉन रजिस्टर्ड बंदे से ख़रीदा है। तो मैंने बताया कि जब आप नॉन रजिस्टर्ड बंदे चीज़ परचेज़ की हो तो वो आइटम जो होती है वो आपकी जो आइटम है वो बन जाती है तकरीबन, ये जो अमाउंट दी गई होती है वो 117% होती है, मतलब टैक्स शामिल है। तो हमने सिर्फ सेल प्राइस लेनी है और सेल प्राइस का 30% और जो है 5% वो हमारा विदहोल्डिंग टैक्स होगा। तो देखें जी सेल प्राइस हमारा कितना है, 5,50,000 रुपीज़। इसको हमने 100% अमाउंट मालूम करें डिवाइडेड बाय 117, क्योंकि ये अमाउंट 117% है, इसमें टैक्स भी शामिल है। तो हमने सेल वाइज लेनी है 100% अमाउंट, वो कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास जो अमाउंट आएगी उसका 5% हमें से विदहोल्डिंग टैक्स होगा, और वो बनता है हमारे पास जी 23,504, 23,504। तो हमारे पास जो टैक्स सेल टैक्स लायबिलिटी बनती है 6,67,743। ये हमारे पास टोटल सेल्स टैक्स लायबिलिटी बन जाती है जी। सेल्स टैक्स पेएबल विद रिटर्न, ये हम सेल टैक्स पे करेंगे। और एग्जाम्प्ट वाला रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स, ये नोट देंगे सिर्फ, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट दी गई हैं तो ज़ीरो रेटेड से होता है। तो यहाँ पे बेटा हमने इनपुट टैक्स जो वो निकाले हुए थे एक्सपोर्ट ज़ीरो रेटेड सप्लाई की, वो हम रिफ़ंड कर लेते होते हैं। तो वो निकला 3,971 और था हमारे पास 990। तो रिफंड टोटल हम जो क्लेम करेंगे वो होगा जी हमारे पास 4,961। 4,961 रुपीज़ का जो हम रिफ़ंड क्लेम कर लेंगे गवर्नमेंट से कि ये हमारा एक्स्ट्रा आपके पास चला गया था।
तो जी ये था आपका आज का क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।